बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। इन टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड, उसका पार्ट 17 हम करने जा रहे हैं। और इसके अंदर हम न्यू टॉपिक जो हमने शुरू किया हुआ है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पहली टाइप जो है वो आयोनिक सॉलिड्स का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। और फाइनल पार्ट, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक आ चुकी है, मुझे अंदाज़ा है बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं। नोमेनक्लेचर उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत ज़्यादा, मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का। और अभी जो फर्स्ट ईयर में बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो यकीनन सेकेंड ईयर में आके परेशान होंगे। नोमेनक्लेचर चीज़ ही ऐसी है भाई, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर काम करेंगे। आप परेशान नहीं हो, नोमेनक्लेचर को छोड़ के आप दूसरी चीज़ों की तरफ तो ध्यान दें ना। एक ही वीडियो शूट के अंदर जो है ना ये नोमेनक्लेचर को हम निपटा देंगे इंशाल्लाह। जितने भी हैं सब के सब वो बुनियादी चीज़ें समझ जाएंगे जो नाम रखने में आती हैं। कोशिश तो यही होगी, बाकी आगे अल्लाह का जो हुक्म। अब चलते हैं यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग द शेप ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स। कौन से अवामिल हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द शेप ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स। आयोनिक क्रिस्टल, आयोनिक क्रिस्टल्स में हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, ये कॉमन सॉल्ट जो है, इसका स्ट्रक्चर जो है इसके क्यूबिक है। इसकी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो है वो क्यूबिक है। आप इसका डल्ला ये छोटा सा टुकड़ा उठा के देखेंगे तो वो क्यूब की शक्ल का आपको नज़र आएगा। पिछली वीडियोज़ अगर नहीं देखी हैं तो वो देख लीजिए भाई, ठीक है। अब मैंने ये सिस्टम कर दिया है कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है आपको प्ले लिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे, प्ले लिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे। तो आप डायरेक्टली जो है उन लिंक्स पे क्लिक करें तो वो प्ले लिस्ट खुल जाएगी, आपकी टेंशन ख़त्म है। इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स नज़र आ रहे होंगे, ये सारी प्ले लिस्ट जो मेरे चैनल पे मौजूद हैं उनके प्ले लिस्ट के लिंक्स हैं। 11th केमिस्ट्री की प्ले लिस्ट का लिंक भी मौजूद है, आप क्लिक करें प्ले लिस्ट खुल जाएगी, उसके अंदर सारी वीडियोज़ मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 तक हम आ गए हैं। जितने सेल्फ असेसमेंट हैं सारे चैप्टर्स के अंदर, जितनी एग्जाम्पल्स हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितने न्यूमेरिकल्स हैं, जितने MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, सब के सब पे हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो जो है वो तफसील के साथ बनी हुई है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मैट्रिक पाकिस्तानी स्टडी सिंध बोर्ड उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है, मैट्रिक बायोलॉजी सिंध बोर्ड उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। ओल्ड बुक्स जो हैं हमारी केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स सिंध बोर्ड उनकी भी प्लेलिस्ट मौजूद हैं। वो सारी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की भी प्लेलिस्ट मौजूद है, आप देख लीजिए। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज एडवांस की प्लेलिस्ट मौजूद है। टेंसेस करना चाहते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस करना चाहते हैं तो वो देख लीजिए। टू द पॉइंट, पिन पॉइंट, 1 मिनट में आपको कॉन्सेप्ट चाहिए कि ये क्या है, इस व्हाट का जवाब आपको अगर लेना है, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, आयन क्या है, इस क्या का जवाब आपको मिल जाएगा। व्हाट सीरीज़ मैंने बनाई है, शॉर्ट्स के नाम से प्लेलिस्ट होगी, आप देखिए वो शॉर्ट्स 1 मिनट के अंदर आपको पता लग जाएगा ये क्या है, व्हाट सीरीज़ है वो सारी की सारी। इसके अलावा मोटिवेशन की प्लेलिस्ट मौजूद है, आपके करियर डिटरमाइनिंग वीडियोज़ हैं, क्या करना है मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद क्या करना है, यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए क्या करना है, सारी तफसीलात, सारी गाइडलाइन इनमें इन वीडियोज़ के अंदर जो है वो मौजूद है। इसके अलावा मॉडल पेपर्स की भी प्लेलिस्ट मौजूद है। कराची बोर्ड, हैदराबाद बोर्ड, इनके जो मॉडल पेपर्स हैं उनके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं, वो भी देख लीजिए। ठीक है भैया, अब आगे चलते हैं। सवाल से ही मामला हम आगे चलाते हैं तो सवाल से ही आगे बात चलेगी। लिखना लिखाना, मार्क्स वगैरह ये तो बात की बातें हैं। आपसे कोई पूछ लेता है आयोनिक सॉलिड्स के बारे में, ठीक है, सवालात आपसे पूछे जा रहे हैं आयोनिक सॉलिड्स के बारे में। आपसे पूछते हैं भाई आयोनिक सॉलिड्स बहुत सारी किस्मों के होते हैं। एक किस्म जो है वो सोडियम क्लोराइड है, कॉमन सॉल्ट जो है वो भी आयोनिक सॉलिड ही है। उसकी
उसके क्रिस्टल का स्ट्रक्चर या फिर उसकी शेप जो है, आसान लफ्ज़ों में लोग शेप ही कहते हैं ना उसको, शक्ल जो है उसकी जो आपको नज़र आ रही है, ये क्रिस्टल इस क्यूबिक जो है वो शेप में है। क्यूबिक इसकी ज्योमेट्री है, इसकी क्रिस्टल की। ऐसा क्यों है? इसके पीछे वजूहात क्या हैं? इसका जवाब आप दे दीजिए। तो ये है सवाल। मेन चीज़ प्रॉब्लम पता है क्या? एंट्री टेस्ट के अंदर भी आप बैठेंगे तो वहाँ पर सवाल लिखा होगा ना, जो एक MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एक होगा, उसको समझेंगे तो क्लिक करेंगे ना। अगर वो आपको समझ में ही नहीं आएगा तो आप किसको क्लिक करेंगे, किसको टिक लगाएंगे? इसलिए समझना बड़ा ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये हेडिंग आपको बता क्या रही है? फैक्टर्स का मतलब है अवामिल, वजूहात। खालिस उर्दू में अगर मैं बात करूँ तो अवामिल, अवामिल, वजूहात। कौन से अवामिल हैं, कौन से वजूहात हैं अफेक्टिंग, जो असरअंदाज हो रहे हैं शेप ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स, आयोनिक क्रिस्टल्स की जो शेप है उसके ऊपर। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आयोनिक क्रिस्टल्स की शेप जो है वो बनाने वाले कौन से अवामिल हैं, कौन से रीज़न्स हैं जो कि आयोनिक क्रिस्टल्स को ऐसा बना रहे हैं। तो ये तीन हैं, तीन वजूहात हैं। आयोनिक एसोसिएशन, आयोनिक एसोसिएशन एक तो ये वजह है, ठीक है। ये क्या है, इसकी तफसील देखते हैं अभी। दूसरी वजह जो है वो है आपका रेडियस रेशो, रेडियस रेशो, रेडियस रेशो। और पुअर कंडक्टिविटी, पुअर कंडक्टिविटी। पुअर कंडक्टिविटी के अंदर दोनों चीज़ें आ जाती हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। पहली जो है हमारे पास आयोनिक एसोसिएशन क्या है? आयोनिक एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब होता है ताल्लुक, एसोसिएशन का मतलब होता है ताल्लुक। दो चीज़ों में, दो लोगों में ताल्लुक जब ही बनता है जब वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। इस ज़रा पॉइंट को समझिएगा। आयोनिक एसोसिएशन, आइंस का ताल्लुक, आइंस की एसोसिएशन कब हो रहा है? जब आइंस एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। और नज़दीक आने के बाद कौन सी फोर्स है जो उन आइंस को एक जगह पर रोक के रखी हुई है? वो हमारे पास केमिकल बॉन्ड है। कौन सा केमिकल बॉन्ड है यहाँ पर? आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है। और उसके नतीजे में जो फोर्स डेवलप हो रही है इस बॉन्ड के नतीजे में, जो कि इन आइंस को आपस में बांध के रख रही है, उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये आइंस से मुताल्लिक है, ठीक है। अब यहाँ पर आयोनिक एसोसिएशन के बारे में क्या बात कर रहा है कि यहाँ पर आयोनिक एसोसिएशन जो बन रही है उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो आइंस हैं उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग आइंस, आइंस के दरमियान, अमंग आइंस। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है? अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट ये निकलेगा गेट क्लोज, कि ये आइंस एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे। गेट क्लोज, एक दूसरे के आइंस नज़दीक आएंगे। इन सच अ वे, इन सच अ वे, इस तरह से, टू मेक a specific order, कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आइंस के दरमियान, ये इनको मजबूर करेगी कि ये नज़दीक आ जाएं। और ये नज़दीक आएंगे तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? गेट क्लोज, ये एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे। इन सच अ वे, ये नज़दीक इस तरह से आएंगे, टू मेक अ स्पेसिफिक ऑर्डर, कि ख़ास तरतीब जो है इसके अंदर आपको नज़र आएगी, बेतरतीबी नज़र नहीं आएगी।
एग्जाम्पल, इससे आप समझेंगे। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड को ले लें, सोडियम क्लोराइड। इसके अंदर जो सोडियम आयन क्लोराइड आयन के नज़दीक आ रहे हैं ना, सोडियम आयन क्लोराइड आयन के नज़दीक आ रहे हैं और क्लोराइड आयन सोडियम आयन के नज़दीक आ रहे हैं, तो इस तरह से आ रहे हैं कि ईच सोडियम आयन अट्रैक्ट 6 क्लोराइड आयन, कि हर सोडियम आयन ने 6 क्लोराइड आयन को जो है वो पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, अब वो जो 6 क्लोराइड आयन है ना, उनमें से भी हर क्लोराइड आयन ने 6 सोडियम के आयंस को पकड़ के रखा हुआ है। देख रहे हैं आप तरतीब, मैंने क्या कहा कि आयोनिक एसोसिएशन, आयंस का आपस में ताल्लुक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आयंस के दरमियान मौजूद है, और उसका नतीजा क्या निकल रहा है, गेट क्लोज, ये एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। और इन सच अ वे, और कैसे नज़दीक आ रहे हैं, टू मेक अ स्पेसिफिक ऑर्डर, एक ख़ास तरतीब में एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे सोडियम क्लोराइड के अंदर हर सोडियम का आयन अट्रैक्ट्स 6 क्लोराइड आयन, और ईच क्लोराइड आयन अट्रैक्ट्स 6 सोडियम आयन। ये नहीं हो रहा कि एक सोडियम के आयन ने जो है वो 6 क्लोराइड आयन को पकड़ा हुआ है। आयंस तो बहुत सारे हैं ना पूरे के पूरे क्रिस्टल के अंदर, ठीक है, तो एक सोडियम आयन ने 6 क्लोराइड आयन को पकड़ा हुआ है। इसी तरह हर क्लोराइड आयन ने, उन 6 क्लोराइड आयंस में से हर क्लोराइड आयन ने भी 6 सोडियम के आयंस को पकड़ा हुआ है। फिर उन 6 सोडियम के आयंस में से हर सोडियम के आयन ने मज़ीद 6 क्लोराइड आयंस को पकड़ा हुआ है। तो इसके नतीजे में जो शेप बन रही है, देखें हम शेप की बात कर रहे हैं ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग द शेप ऑफ आयोनिक क्रिस्टल। फैक्टर्स कौन से हैं जो कि आयोनिक क्रिस्टल्स की ये शेप बनाने वाले हैं? देखें, आयोनिक एसोसिएशन, आयंस का ताल्लुक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अमंग आयंस मौजूद है उनके दरमियान, आयंस के दरमियान ये फोर्स, उसके नतीजे में ये नज़दीक आते हैं, और इन सच अ वे, और इस तरतीब से नज़दीक आते हैं, ठीक है, और उन एक ख़ास तरतीब से एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, और उसका नतीजा क्या निकलता है? मिसाल के तौर पे सोडियम क्लोराइड में ये अब होगा क्या, जब ये ख़ास तरतीब होगी, ये ख़ास ऑर्डर होगा आयंस का, जैसे कि सोडियम क्लोराइड में आपको नज़र आ रहा है, तो इससे उसकी ज्योमेट्री बनेगी, उसकी शेप बनेगी। समझ में आ रही है बात आपको? उसकी ज्योमेट्री बनेगी, उसकी शेप बनेगी। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड की कौन सी ज्योमेट्री बन रही है? क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है वो सोडियम क्लोराइड का बन रहा है। तो आपने देखा किस तरह आयोनिक एसोसिएशन जो है उस सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की शेप, उसकी ज्योमेट्री पर असरअंदाज हो रही है, इस वजूहात की बिना पे कि अगर ये अरेंजमेंट, ये ऑर्डर ना होता आयंस का, तो क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता ही नहीं। समझ आ रही है बात आप? अब आगे चलते हैं, दूसरी क्या वजह है? दूसरी वजह ये आपकी बुक के पेज नंबर 129 पे आप खुद भी देख सकते हैं, लिखा हुआ भी, रेडियस रेशो। रेडियस रेशो, व्हाट रेडियस रेशो क्या है? फिर सवाल से बात चलती है, भाई रेशो है, रेशो क्या है? एक नंबर है। कौन सा नंबर है? होल नंबर है? नहीं, फ्रैक्शन है, जो इस तरह का होता है। मिसाल के तौर पर 1/2, तो इस तरह के नंबर्स को जो अपॉन में होते हैं हम उनको फ्रैक्शन कहते हैं। तो रेशो का पता लग गया कि रेशो क्या है। रेडियस रेशो क्या है? एक रेशो है, ठीक है। रेशो क्या होता है? नंबर होता है। कौन सा नंबर? फ्रैक्शन, जो कि इस तरह का होता है। चलें ठीक है, कर क्या रहा है अब ये? कर क्या रहा है? ये रेशो तो है, कर क्या रहा है? फंक्शन क्या है इसका? काम क्या है इस रेडियस रेशो का? इसके नाम से ही पता लगता है, रेडियस रेशो। रेडियस रेशो, रेडियस क्या है? डिस्टेंस है। रेडियस क्या है? डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? सर्किल का डिस्टेंस। सर्किल का कौन सा? सर्किल की बाउंड्री का नहीं, सर्किल के सेंटर से लेके उसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है
वो रेडियस कहलाता है। अब रेडियस रेशो, अब यहाँ गोल चीज़ों के रेडियस की बात हो रही है। गोल चीज़ें क्या हैं भाई? आइंस हैं, ये आइंस हैं, पॉजिटिव आइन, नेगेटिव आइन, यही है ना। ये आइंस पहले एटम थे, एटम गोल शक्ल में होते हैं, तो जब ये आइन बन चुके हैं तब भी ये गोल शक्ल में ही हैं, जैसे कि सोडियम का आइन और क्लोराइड का आइन। समझ में आ रही है बात आपको? ये आइंस जो हैं, अब इनका क्या करना है? इनका रेशो लेना है, इनका रेशो लेना। जब हम कह रहे हैं रेडियस रेशो, तो इनडायरेक्ट वे में हम आइंस का जो है वो रेशो ले रहे हैं। अब रेशो में हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि क्या क्या हिसाब किताब, हर एक का कितना कितना शेयर है, हर एक का कितना कितना शेयर है। रेशो में हम ये देखते हैं इसका शेयर कितना है, इसका शेयर कितना है, इसका शेयर कितना है और इसका शेयर कितना है। अभी हमने ये देखा कि एक जो है वो सोडियम आइन 6 क्लोराइड आइन के साथ अटैच है, इसी तरह एक क्लोराइड आइन जो है वो 6 सोडियम आइन के साथ अटैच है। तो हमें यहाँ एक चीज़ कॉमन नज़र आती है, 6 और 6। इसीलिए सोडियम क्लोराइड जो है ये मॉलिक्यूल नहीं है, सोडियम क्लोराइड जो है ये फार्मूला यूनिट कहलाता है। ये फार्मूला यूनिट इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो आपको सोडियम क्लोराइड नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि एक सोडियम है एक क्लोराइड है। नहीं भाई, ये एक सोडियम नहीं है, ये एक उसका रेशो है, ये एक उसका रेशो है। ये एक रेशो सोडियम का है और एक रेशो किसका है? क्लोराइड का। ये एक नंबर जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इनके रेशो का एक हिस्सा है। कैसे? ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ। 6/6 क्या जवाब आएगा? 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। क्या जवाब आया इसका? क्या जवाब आया? 1/1। क्या बन गया ये? क्या ये फ्रैक्शन नहीं है? बिल्कुल है। फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? फ्रैक्शन एक नंबर है और रेशो है। बेसिकली रेशोज़ को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, ठीक है। तो ये रेशो आपके सामने आ गया। अब इसको ज़रा, इस फ्रैक्शन को एक्चुअल रेशो की शक्ल अगर हम दें तो ये इस तरह से बनेगी, 2 डॉट के साथ। तो ये इंटर कन्वर्टेबल है, आप इसको ऐसे भी लिख लें 1:1। यही पढ़ा है ना बचपन से आपने, ठीक है। 1:1 इसको ये भी कन्वर्ट कर सकते हैं 1/1। तो एक ही चीज़ की दो मुख्तलिफ हालतें हैं ये। 1/1, 1:1 एक ही बात है। ये भी रेशो है, ये भी रेशो है। इस रेशो को आपने फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दिया है, बस। समझ में आ रही है बात आपको? अब ये आपको बता क्या रहा है? ये आपको बता रहा है हिस्सा, शेयर, कि ये जो 6 सोडियम के आइन हैं, ये 6 क्लोराइड के आइन हैं, तो इसका रेशो इस तरह से बनता है Na6Cl6। Na6Cl6। यहाँ पर ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। इस तरह ये बनेगा NaCl11, 1:1। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर 6 सोडियम के आइन हैं, 6 क्लोराइड के आइन हैं, लेकिन जब इनका कॉमन टेबल से, कॉमन फैक्टर से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में आपके पास क्या आ रहा है? सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसके नीचे कोई नंबर नहीं है। हालांकि 1 तो है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये NaCl जो आपको नज़र आ रहा होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं फार्मूला यूनिट, क्योंकि फार्मूला यूनिट आपको सिर्फ रेशो देता है, रेशो देता है, एक्चुअल तादाद नहीं देता, एक्चुअल तादाद नहीं देता। रेशो का एक जुमले में और कॉन्सेप्ट समझा दूं, क्योंकि ये बहुत अहम है। एक जुमले में या 2 जुमले हो जाएंगे, समझ में आ जाएगी बात। आप 2 बिजनेसमैन हैं, ठीक है, आप मिल के कारोबार करते हैं, और कारोबार करते हैं तो उसके नतीजे में प्रॉफिट आपको मिलता है। प्रॉफिट आपको मिला, प्रॉफिट आपको मिला 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये का आपने मुनाफा कमाया। अब ये 10,000 के 5 हिस्से अगर कर लें, 2,000 2,000 2,000, इसी तरह के 5 हिस्से आपने इसके कर लिए, 2,000 2,000 2,000। 3 हिस्से एक ने ले लिए और 2 हिस्से एक दूसरे पार्टनर ने ले लिए। 3 हिस्से इसको, एक को मिल गए, 2 हिस्से दूसरे को मिल गए। अब सोचिए ज़रा, अगर कोई आपको इस सारी सिचुएशन को छोड़ के, अब भूल जाएं इस सारी वीडियो को और ये जो मैंने पीछे बताया, एक बात का मुझे आसान सा जवाब दे दें। अगर कोई आपसे बोलता है कि भाई ये 2 बिजनेसमैन हैं, इन्होंने बिज़नेस किया है
और एक को बिज़नेस करने के बाद जो मुनाफा कमाया, मुनाफे के 3 हिस्से जो हैं वो इस पार्टनर को मिल गए और 2 हिस्से जो हैं वो इस पार्टनर को मिल गए। आप मुझे बताइए आपको क्या समझ आया? आपको कुछ भी समझ में नहीं आया भाई, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। आपको सिर्फ इतना अंदाज़ा हुआ है कि हाँ 3-5 हिस्से किए गए थे मुनाफे के, जिसमें के 3 हिस्से इस वाले पार्टनर को गए हैं, 2 हिस्से इसको गए हैं, तो इसके पास ज़्यादा मुनाफा गया है और इसके पास उससे थोड़ा कम मुनाफा गया है। बस आप ये आइडिया लगाएंगे कि 3 हिस्से इसको गए हैं, 2 हिस्से इसको गए हैं, ये है सारी बात। आपको एक्चुअल अमाउंट का पता है? एक्चुअल अमाउंट का पता है आपको कि असल में पैसे हैं कितने भाई? जो 3 हिस्से इसको मिले हैं वो 3 हिस्से टोटल मिलके 50,000 रुपये बन रहे हैं, 50 लाख बन रहे हैं, 50 करोड़ बन रहे हैं, आपको क्या पता? इसी तरह जो 2 हिस्से इस पार्टनर को जा रहे हैं वो 2 हिस्से असल में हैं कितने? हो सकता है 2 रुपये हों, हो सकता है 2,000 हो सकता है 2 लाख हो सकता है 2 करोड़ हो। तो ये हिस्से क्या हैं? यही तो रेशो है, यही तो रेशो है। अगर आप H2O को देखें ना, H2O को, इसमें आपको एग्जैक्ट एटम्स की तादाद पता लगती है। ये मॉलिक्यूल कहलाता है, ये फॉर्मूला यूनिट नहीं है। इसमें देखें हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। इसमें आपको ऑक्सीजन, सोडियम के और क्लोरीन के एटम्स नहीं मिल रहे भाई, उनका शेयर मिल रहा है। इसमें आपको हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद मिल रही है, ऑक्सीजन के एटम्स की तादाद मिल रही है, एग्जैक्ट एटम्स की H2O में। लेकिन यहाँ पर आपको शेयर मिल रहा है। सोडियम के एटम्स का शेयर 1 है, क्लोरीन के एटम्स का शेयर 1 है। अब इसके पीछे एटम्स कितने हैं? एटम्स अभी नहीं बताए जा सकते। 6 का हिसाब रखा गया है, लेकिन इसमें अभी थोड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। वो आगे जब सोडियम क्लोराइड की तफसील से बात करूँगा ना, तो फिर हम देखेंगे ये 6 का क्या किरदार है। बहरहाल अभी तक तो आपने यही याद रखना है कि एक सोडियम के साथ 6 क्लोराइड के आयंस जुड़े हुए हैं और एक क्लोरीन के साथ 6 सोडियम के आयन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपको शेयर नज़र आता है, सोडियम का शेयर 1 है, क्लोरीन का शेयर 1 है। यहाँ पर आपको शेयर नज़र नहीं आता, आपको एग्जैक्ट एटम्स की तादाद नज़र आती है। अगर अब भी शेयर और तादाद आपको कंफ्यूज कर रहा है तो वीडियो बैक करके दोबारा वो मेरी बिजनेस मैन्स वाली जो मैंने मिसाल दी है उसको दोबारा से सुने ज़रा, तो आपको रेशो का बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और नंबर्स का भी। तो यहाँ पर ये बात है सारी की सारी। ये रेशो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, मुझे खुद करता है, क्या करें, क्योंकि मुझे पता है ना ये बार बार बताना पड़ता है, बार बार बताना पड़ता है। बहुत अहम किरदार है रेशो का, इसके ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो बनाई थी। ठीक है भाई, तो इसके काम की तरफ चलते हैं। अभी आइडिया हो रहा है रेडियस रेशो, यानी कि रेडियस का रेशो। कौन से रेडियस हैं ये? गोल चीज़ के। कौन सी गोल चीज़ हैं? ये यहाँ पर आइंस हैं, सोडियम आइन और क्लोराइड आइन। इसका रेशो, इसका रेशो। अब यहाँ पर देख लें कि ये सोडियम का आइन है, ये इसका रेशो बड़ा है और क्लोराइड का इसका रेशो छोटा है। सोडियम के आइन का, इसका क्लोराइड के आइन का रेशो जो है, रेडियस जो है वो बड़ा है। तो ये देखें फ़र्क आ रहा है ना। सोडियम का एटम छोटा है, क्लोरीन का एटम बड़ा है। तो सोडियम के एटम का सर्किल भी छोटा होगा और क्लोरीन के एटम का सर्किल बड़ा होगा, तो रेडियस भी बड़ा होगा क्लोरीन के एटम का। भले सोडियम का एटम आयन बन जाए, भले क्लोरीन का एटम क्लोराइड आयन बन जाए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये सोडियम का आयन जो है ये छोटा सा इसका रेडियस है और क्लोरीन का आयन जो है इसका रेडियस बड़ा है। अब इन दो रेडियस जो हैं, इन दो रेडियस जो हैं, इनका हमने रेशो लेना है, इनका हमने रेशो लेना है और इसी को कहते हैं रेडियस रेशो। ये बड़ा अहम होता है, क्रिस्टल की ज्योमेट्री पे जो है वो असरअंदाज होता है, क्रिस्टल की शेप के ऊपर असरअंदाज होता है ये रेशो। अब आगे देखते हैं कि ये फाइंड आउट कैसे करते हैं। हाँ, काम क्या है इसका, यहाँ तो मैंने रेडियस का बता दिया आपको, ठीक है। फंक्शन, काम क्या है इसका, गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द ज्योमेट्री या शेप ऑफ क्रिस्टल।
गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द ज्योमेट्री शेप ऑफ क्रिस्टल। ये है काम इसका, किसका? रेडियस रेशो का। फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला इसका नोट कर लीजिए। रेडियस रेशो बराबर है रेडियस ऑफ कैटाइन, यानी कि पॉजिटिव आयन, और रेडियस ऑफ एनाइन यानी कि नेगेटिव आयन। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और सही करके लिख दूं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव आयन और ये हो जाएगा नेगेटिव आयन रेशो, रेडियस नेगेटिव आयन रेडियस। ठीक है भाई, ये रेडियस रेशो आपके सामने आ गया। यहाँ टेबल भी दिया हुआ, अगर आप टेबल देखना चाहते हैं इसका तो टेबल भी मौजूद है, देख लें। लिमिटिंग रेडियस रेशो, अच्छा इसका पूरा नाम लिमिटिंग रेडियस रेशो है, ये भी ज़हन नशीन कर लें। लिमिटिंग रेडियस रेशो फॉर प्रिडिक्टिंग द शेप ऑफ आयोनिक सॉलिड्स। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखें आप कौन कौन से हैं। लिमिटिंग रेडियस रेशो 0.15 टू 0.22, ये रेंज बताई हुई है उसने। अगर आपका जवाब जो है आपका आंसर जो है इस रेंज के दरमियान आता है 0.15 टू 0.22, अगर आपका जवाब ये आता है तो ये मिटा दूं। अगर आपका जवाब इस रेंज का आता है 0.15 टू 0.22, ठीक है भाई, इस रेंज के दरमियान आता है, देख लें 0.15 टू 0.22 इस रेंज के दरमियान में आता है, तो शेप कौन सी होगी? ये होगी ट्रायंगुलर प्लेनर। ये ज्योमेट्री जो है वो क्रिस्टल की बनेगी ट्रायंगुलर प्लेनर। अगर आपका आंसर जो है इस रेंज में आता है 0.22 टू 0.41, इस रेंज में अगर आता है तो ये टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो आपके सामने आएगी। अगर आपका आंसर इस रेंज में आता है 0.41 टू 0.73, तो ये कौन सी ज्योमेट्री होगी? ऑक्टाहेड्रल आगे कॉमा लगा के लिख लीजिए। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ऑक्टाहेड्रल या फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो है ये ज्योमेट्री होगी। और अगर ये मैंने लिखे इसलिए हैं क्योंकि अभी जब मैं सेल्फ असेसमेंट करूँगा ना तो फिर आपने देख के बताना है कि क्या बनेगा। अच्छा, अगर ये रेंज हो 0.73 टू 1.00, तो कौन सी ज्योमेट्री बनेगी? ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। सेल्फ असेसमेंट देखते हैं फौरन ही इसका, ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट में कह रहे हैं, नीचे ही देखें, इफ़ द रेडियस ऑफ जिंक आयन, जिंक +2, इसके रेडियस की बात बता रहा है। कितना रेडियस है? 0.74 एंगस्ट्रॉम। और सल्फाइड आयन जो है इसका जो है वो
रेडियस है 1.84 एंगस्ट्रॉम, 1.84 एंगस्ट्रॉम। रेडियस रेशो बताइए, रेडियस रेशो बताइए और ज्योमेट्री भी बताइए, ज्योमेट्री भी बताइए। ये दोनों क्या दिए हैं, ये जिंक आयन का जो है ना, जिंक आयन का रेडियस दिया गया है आपको, ये 0.74 एंगस्ट्रॉम, ये जिंक आयन का रेडियस दिया गया है। ये सल्फाइड आयन का रेडियस दिया गया है 1.84। जिंक आयन जो है वो पॉजिटिव आयन है और सल्फाइड आयन जो है वो नेगेटिव आयन है, यानी कि ये जो है वो क्या है, कैटाइन, और ये क्या है, ये एनाइन है। फॉर्मूला याद है ना, अभी मैंने लिखा था, आपने रेडियस रेशो बताना है और जो है ज्योमेट्री भी बतानी है। तो रेडियस रेशो का फॉर्मूला लिख लेते हैं, रेडियस रेशो, रेडियस रेशो का फॉर्मूला क्या था, कैटाइन जो कि पॉजिटिव आयन है और एनाइन जो कि नेगेटिव आयन है, इनके रेडियस आपने लिखने हैं। तो कैटाइन यहाँ पे पॉजिटिव कौन सा हमारे पास, जिंक है 0.74 डिवाइडेड बाय एनाइन, नेगेटिव कौन सा हमारे पास, सल्फाइड आयन 1.84। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 0.42 या 0.42 इस तरह का। अब ज़रा ये आपके पास रेडियस रेशो जो है वो किसका बन रहा है, जिंक और सल्फ़र का। इसका केमिकल फार्मूला ये है, जिंक सल्फाइड, ये सॉलिड है, जिंक सल्फाइड। आपसे बोला जा रहा है कि भाई ये जिंक सल्फाइड है, सॉलिड है, आप जो है मुझे इसकी ज़रा ज्योमेट्री बता देंगे। आपने जिंक सल्फाइड को कभी देखा ही नहीं है, जिंक सल्फाइड को कभी देखा ही नहीं है। वो आपसे ज्योमेट्री पूछ रहा है तो आप बोल रहे हैं, आइडिया लगा रहे हैं। अगर ज्योमेट्री पूछ रहा है तो यकीनन जिंक सल्फाइड सॉलिड होगा, कोई सॉलिड होगा, ठीक है, फिर तो सही है। फिर आपने आइडिया लगाया कि जिंक जो है इसके ऊपर +2 वैलेंसी होती है, ये तो आपको याद है। सल्फाइड के ऊपर -2 चार्ज होता है, +2 -2। फिर आपका जहन क्लिक किया कि हाँ इसकी ज्योमेट्री बताने का एक फार्मूला है, रेडियस रेशो, कैटाइन और एनाइन। और फिर आपको जो है ये भी याद है, इनके रेडियस भी अगर याद नहीं भी हैं तो आप उससे खुद ही पूछ लेते हैं, बता दो भाई ज़रा रेडियस क्या है इसका। जिंक आयन जो है उसका रेडियस बता दो एंगस्ट्रॉम में, और सल्फाइड आयन जो है इसका रेडियस बता दो। वो आपको रेडियस बता देता है मेहरबानी करके, चलो यार बता देता हूँ, रेडियस बता दी, आपने ये फार्मूला लगाया, आपके पास जवाब 0.402 आया। अब यहाँ से ये नक्शा जो आपको बता रहा है कि 0.15 से लेके 0.22 तक ट्रायंगुलर प्लेनर होगी शेप। तो क्या ये इस रेंज में आ रहा है 0.15 से 0.22? नहीं, इस रेंज में नहीं आ रहा है, 0.40 है ये। अब 0.22 से 0.41 क्या ये इस रेंज में आ रहा है? एग्जैक्टली ये इस रेंज में आ रहा है, एग्जैक्टली ये इस रेंज में आ रहा है। तो यहाँ पर इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो बनेगी टेट्राहेड्रल। कौन सी ज्योमेट्री बनेगी इसकी? टेट्राहेड्रल जो है इस जिंक सल्फाइड सॉलिड की, इसके क्रिस्टल की जो ज्योमेट्री बनेगी वो ये बनेगी। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये सेल्फ असेसमेंट भी हमने कर लिया। अब सारा लिखना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, आप इसका PDF खोल लें या फिर आप देख लें, आगे ये टेबल बना हुआ है, इसमें सारी तफसील लिखी हुई है भाई, ठीक है। 0.15 से ये बता दिया मैंने आपको। यहाँ टेबल के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा हुआ है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? ये कम्प्लेक्सेस जो हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, उनके अंदर सही तौर पे आपको समझ में आएगा। अभी तो मैं ये कोऑर्डिनेशन नंबर आपको नहीं समझा सकता, ठीक है, ये बहुत फिर तवील बात हो जाएगी। इसको लिगेंसी नंबर भी कहते हैं, ये बाद में देखेंगे। अच्छा, तीसरा जो हमारे पास वो है पुअर कंडक्टिविटी। मेरे ख्याल पुअर कंडक्टिविटी के हवाले से कोई लिखने की तो ज़रूरत है ही नहीं। पुअर कंडक्टिविटी ये तीसरा फैक्टर है
जो कि उसकी शेप पर असरअंदाज होता है। पुअर कंडक्टिविटी, कौन सी पुअर कंडक्टिविटी है? इलेक्ट्रिसिटी और हीट की। इसमें यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आयोनिक सॉलिड्स जो हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यानी आयोनिक सॉलिड्स जो हैं वो ना इतने ज़्यादा गर्म होते हैं अगर आप उनको हीट देंगे, और ना ही उनमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड हमारे पास मिसाल है, सॉल्ट जो है अपनी एक्चुअल हालत में। लेकिन अगर आप इनको आयोनिक सॉलिड्स को चाहते हैं कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट बन जाए या फिर ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाए, यानी कि अपने अंदर से अलाउ कर दें इलेक्ट्रिक करंट को, तो फिर आप ऐसा करें कि इनको सॉलिड से या तो लिक्विड फेज में ले आएँ, मेल्ट करके पिघला के इनका टेम्परेचर बढ़ा के बहुत ज़्यादा, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है 801 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंड 801 डिग्री सेंटीग्रेड पे सोडियम जो है वो मेल्ट हो जाता है, सोडियम क्लोराइड जो है वो मेल्ट हो जाता है और लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। अब ये लिक्विड फॉर्म में आने के बाद, फ्यूज्ड स्टेट में आने के बाद, पिघलने के बाद सोडियम क्लोराइड वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। या फिर सोडियम क्लोराइड को आप पानी में डाल दें तो वहाँ आइंस जो हैं वो प्रोड्यूस करेगा, सोडियम आइंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, क्लोराइड आइंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, और उसके नतीजे में अब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ये उसको कंडक्ट करने देंगे। तो ये पुअर कंडक्टिविटी है आयोनिक सॉलिड्स की, ये भी वजह है इनकी शेप के ऊपर। ठीक है भाई, कोवलेंट सॉलिड्स जो है अगली वीडियो के अंदर देखेंगे हम। यहाँ तक बात तमाम हो चुकी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।